दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि अतीक के मददगार पुलिस वालों पर भी चलेगा योगी सरकार का डंडा। तैयार हो रही है लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के साथ ही योगी सरकार अब उसके मददगार पुलिस कर्मियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार के निर्देश पर पुलिस हेडक्वार्टर ऐसे पुलिस वालों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो उसके एहसानों तले दबकर उसके गुनाहों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अपनी नजरें घुमा लेते थे। लिस्ट में सबसे पहले उन पुलिसकर्मियों का नाम रखा जाएगा जिन्होंने अतीक अहमद और उसके गैंग के क्रिमिनल रिकॉर्ड, दागी छवि और गलत डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए उन्हें असलहे दिए जाने की सिफारिश की थी। और वहीं अगली खबर बता दें कि देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने योगी सरकार के इस फैसले का किया स्वागत। बोले अच्छे होंगे प्रदेश के हालात। जी हम बात करें कि सरकारी नौकरी अब सीधे तौर नहीं मिलेगी, 5 साल तक संविदा के रूप में नौकरी करनी पड़ेगी। योगी सरकार के इस फैसले का देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने समर्थन किया है। उलेमा ने कहा कि इससे नौकरी करने वाला ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करेगा और इससे प्रदेश के हालात अच्छे होंगे। और वहीं बता दें कि कोचिंग बंद होने से कानपुर का मिनी कोटा काकादेव वीरान। इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी करने दूर दूर से आते थे छात्र। जी हम बात करें कि कोरोना काल ने हर किसी को परेशान किया, लोगों की नौकरियां तक चली गई। वहीं अनलॉक होने के बाद भी काकादेव में सन्नाटा फैला हुआ है। काकादेव जो मिनी कोटा के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल हजारों छात्र यूपी और बिहार से आकर पढ़ाई करते हैं। छात्रों की वजह से यहाँ तमाम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, लेकिन कोरोना के कारण बीते 7 महीने से कोचिंग बंद है, जिस कारण बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर बता दें कि एलएसी पर अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा रहा चीन। जाने क्या ड्रैगन की नई साजिश। जी हम बात करें कि जिस लद्दाख के इलाके में चीन के साथ तनाव चल रहा है, उसी लद्दाख में चीन अंडरग्राउंड साजिश रच रहा है। भारत की जासूसी करने की नीयत से चीन अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है। चीन की इस चाल का अब पर्दाफाश हो गया है। दरअसल चीन एलएसी पर नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए चीन एलएसी पर फाइबर ऑप्टिकल का जाल बिछा रहा है। खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली है। सेना को पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में साजिश के सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक एलएसी पर चीन अपनी सेना के कम्युनिकेशन के लिए फॉरवर्ड पोजीशन पर अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है। हाई स्पीड नेटवर्क के लिए पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में चीन ये काम कर रहा है ताकि चीनी सैनिकों के बीच बातचीत में आसानी हो। और वहीं अगली खबर बता दें कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन मामले में गृह मंत्रालय ने जारी किया ये बयान। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की सप्लाई होने का खुलासा हुआ। और वहीं अब फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन के मामले में गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को जांच में ऐसा नहीं मिला जिस पर कार्रवाई की जा सके। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि एनसीबी को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ड्रग पेडलर्स और फिल्म उद्योग के लोगों के बीच संबंधों पर कोई कार्रवाई योग्य इनपुट नहीं मिला। मालूम हो कि बॉलीवुड ड्रग तस्करी को लेकर उठ रहे मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद में जबरदस्त बहस छिड़ गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि फिल्म उद्योग में लोगों के बीच संपर्क साधने संबंधी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को कोई कार्रवाई योग्य इनपुट नहीं मिले हैं। और वहीं अगली खबर बता दें, टीएमसी सांसद का मोदी सरकार पर तंज। कहा आप ट्रंप को ढोकला परोस रहे थे, कोरोना से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं की। जी हम बात करें कि राज्यसभा में मानसून सत्र में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मोदी सरकार की सराहना की, जिस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने हर्षवर्धन को आड़े हाथों लिया और बोले कि हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ना तो राज्यों की सराहना की और ना ही
स्वास्थ्य कर्मियों की। उन्होंने कोरोना योद्धाओं तक को श्रद्धांजलि नहीं दी। ओब्रायन ने फरवरी माह के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के दौरे को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें, कोरोना संसद भवन परिसर में पत्रकारों से मुखातिब ओब्रायन ने कहा कि आपने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं की, आपने ट्रंप के आने पर तैयारी की थी। आप क्या कर रहे थे? आप ट्रंप को लड्डू दे रहे थे, आप उन्हें ढोकला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यही वो समय था जब आपने इस लॉकडाउन की घोषणा की। बता दें कि ओब्रायन उन 5 सांसदों में से एक हैं जिन्हें 18 मार्च को मुखौटा पहनने के लिए संसद से निकाले गए थे। तृणमूल सांसद ओब्रायन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने 12 पन्नों के अपने बयान में सिर्फ एक बार बधाई शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने किसे बधाई दी? प्रधानमंत्री को। सांसद ने कहा कि अगर कल मौका मिला तो मैं ये पूछूंगा अवश्य। सांसद ने कहा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, पुलिसकर्मियों, वार्ड बॉयज और सफाई कर्मियों को क्यों नहीं बधाई दी? उन्होंने कहा कि इनमें से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या स्वास्थ्य मंत्री उनके प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर सकते थे? क्या वे मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना नहीं दे सकते थे? ओब्रायन ने कहा कि यहां तक राज्यों को भी आपने बधाई नहीं दी। कह सकते थे कि विभिन्न राज्यों जैसे मेरे बंगाल से क्या सीख मिली, हमने क्या अच्छा किया। मालूम हो कि राज्यसभा में कल नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया। इस पर ओब्रायन ने कहा कि इस नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में संग्राम होगा, लेकिन उसके बाद ये बिल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये बिल भारत विरोधी, बंगाल विरोधी है। ओब्रायन ने यह भी कहा कि बीजेपी की नींव 3 बातों पर है, सिर्फ झूठ, झांसा और जुमला। आप घुसपैठियों पर अधिकार छीनने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। और हमें अगली खबर बता दें, जिसमें संजय राउत ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से बॉलीवुड ही नहीं, देश की संस्कृति भी बदनाम हो रही है। जी आपको बता दें कि साल 2020 कई मायनों में भारतीय सिनेमा जगत, खास तौर पर बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस बीच जहां कई दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कहा, तो वहीं अब बॉलीवुड ड्रग्स चेन को लेकर बदनामी झेल रहा है। अब ये विवाद संसद तक पहुंच गया है। मंगलवार को पूर्व अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड का बचाव किया। जया के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर कंगना और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बॉलीवुड की बदनामी पर चिंता जाहिर की। मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय राउत बोले, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग जैसी गंदी बातें कर रहे हैं, उससे सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति भी बदनाम हो रही है। क्या ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है, राजनीति में और किसी क्षेत्र में नहीं? इसे रोकने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी हमारी भी है। उन्होंने आगे कहा, जया जी ने भी यही बात कही कि इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। ऊपर से लेकर नीचे तक 5 लाख के करीब लोगों को ये इंडस्ट्री काम देती है। जो इसे खत्म कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से जया बच्चन ने अपनी बात रखी है, तो क्या आप लोग भी उनकी बातों से सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समुदाय विशेष पर लक्षित टीवी शो पर लगाई रोक। टीआरपी और सनसनी को लेकर बोली ये बात। जी हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक टीवी शो पर रोक लगा दी है, जिसमें यूपीएससी में कथित तौर पर विशेष समुदाय की घुसपैठ करने की बात कही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केबल टीवी एक्ट के तहत गठित प्रोग्राम कोड का हर हाल में पालन के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि पत्रकारों को ये करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी मीडिया के साथ टीआरपी और सनसनी फैलाने को लेकर समस्या है। बता दें कि प्राइवेट टीवी के प्रोग्राम यूपीएससी जिहाद के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस सीरियल पर रोक लगा दिया है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने मंगलवार को टीवी के यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों को घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो पर रोक लगा दी। कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। और हमें अगली खबर में बता दें कि कोरोना से बचने के लिए मड बाथ और शंख बजाने की सलाह देने वाले बीजेपी सांसद ही निकले कोविड-19 पॉजिटिव। जी आपको बता दें कि कीचड़ में नहाने और शंख बजाने से कोरोना नहीं होने का दावा करने वाले राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में उनका वीडियो आया था जिसमें वो शंख बजाकर कोरोना का इलाज बता रहे थे। सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र से पहले सभी
सभी सांसदों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें 30 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनमें एक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी शामिल है। दरअसल सुखबीर सिंह जौनपुरिया संसद का मानसून सत्र शुरू होने पर वहां पहुंचे थे। संसद में सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित 30 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और वही अगली खबर बता दें कि जया बच्चन के बयान पर बोले रवि किशन, कहा उनसे समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन मैं बॉलीवुड से गंदगी साफ करके रहूंगा। जी हम बात करें कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मामला अब संसद पहुंच चुका है। सोमवार को भाजपा सांसद रवि किशन ने इस मसले को लोकसभा में उठाया था, जिस पर मंगलवार को राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने एक वक्त ऐसे लोगों के लिए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस पर अब रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा सपोर्ट करेंगी। बॉलीवुड में हर कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां पर ड्रग कार्टेल काम कर रहा है। रवि किशन ने कहा कि इस ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़ना जरूरी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि इंदौर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि झुग्गी वालों से बोले केजरीवाल, कहा मेरे जिंदा रहने तक आपको कोई बेघर नहीं कर सकता। जी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के एक दिन के सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए, लेकिन इस सत्र में झुग्गी वालों के बारे में प्रमुखता से बात की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो किसी भी सूरत में बिना पक्का मकान दिए गरीब लोगों का घर उजाड़ने नहीं देंगे। कोरोना महामारी के बीच 48,000 झुग्गियों को हटाना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से झुग्गियों वाले इलाके में हॉटस्पॉट बनने का खतरा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा नियम है कि झुग्गी हटाने के पहले पक्का मकान देना होता है और इसी काम के लिए उनकी सरकार कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक झुग्गी वालों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं गरीबों को बेघर नहीं कर सकता हूं और उन्हें पक्का मकान दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके लिए चाहे मुझे किसी के पैर ही ना पड़ना पड़े। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में 3 महीने के भीतर दिल्ली में रेलवे पटरियों के आसपास से लगभग 48,000 झुग्गियों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से झुग्गी में रहने वाले लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। और हमें अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना के कुल केस 50 लाख के पार, अब तक के 82,000 से ज्यादा की गई जाने। जी आपको बता दें कि भारत में मंगलवार की रात कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। 40 लाख की संख्या पार करने के महज 11 दिन बाद भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक के 39,26,096 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वहीं सरकार का कहना है कि दुनिया में भारत रिकवरी के मामले में सबसे आगे है। खबर लिखे जाने तक भारत में कोरोना के कुल केस 50,05,963 हो गए हैं और वहीं इस जानलेवा वायरस से भारत में अब तक के 82,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वह अगली खबर बता देगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 3 गांव पर दावे के लिए नेपाल की ओली सरकार ने चीन के साथ रची बड़ी साजिश। जी हम बात करें कि नेपाल सरकार चीन के साथ मिलकर उत्तराखंड के 3 गांव के लोगों को अपनी निष्ठा बदलने के लिए लालच देने की कोशिशों में जुटी हुई है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की इस साजिश में उन्हें चीन का साथ मिल रहा है और चीन इसके लिए हर मुमकिन मदद दे रहा है। जब से उत्तराखंड के उन 3 गांवों के लोगों को ओली सरकार के कारनामों की भनक लगी है, उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। उन गांव वालों ने किसी भी सूरत में भारत के साथ गद्दारी नहीं करना तय किया है। असल में ओली सरकार ने भारत और नेपाल के लोगों के प्राचीन काल से चले आ रहे संबंधों को चीन के बहकावे में खरीदने की चाल चली थी, जो लगता है कि शुरू होने से पहले ही नाकाम होता नजर आ रहा है।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आई ट्विंकल खन्ना। बोली उन्होंने एक यंग लड़की के टुकड़े कर दिए। जी हम बात करें कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दिया है। बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती को जेल में डालने को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों में दो फाड़ हो गई है। बहुत से कलाकार रिया पर की गई कार्रवाई को उचित बता रहे हैं और वहीं अब तक के कई सेलिब्रिटी रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ चुके हैं। अब मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना भी रिया के समर्थन में बयान दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुशांत केस में ड्रग्स की खरीद के सिलसिले में रिया समेत उसके भाई और कई लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती के विरोध में सोशल मीडिया पर जमकर कैंपेन चलाई जा रही है और वहीं कुछ सेलिब्रिटी हैं जो रिया के पक्ष में कैंपेन चला रहे हैं। रिया की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स की राय दो खेमों में बढ़ चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की मीडिया ट्रायल पर कई सेलेब्स के रिएक्शन सामने आए हैं। कई स्टार्स ने रिया को सपोर्ट किया है। बता दें कि रिया के पक्ष में चलाई जा रही कैंपेन में शिबानी दांडेकर, करीना कपूर खान, श्वेता बच्चन, नंदा, सोनम कपूर और तापसी पन्नू शामिल हैं। वहीं अब ट्विंकल खन्ना ने भी इनको सपोर्ट किया है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही कि भारत ने नेपाल प्याज भेजने पर रोक लगाई। भरे ट्रक बॉर्डर से वापस बुलवाए जा रहे। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ऐसा फैसला लिया है कि पड़ोसी देश अब प्याज के लिए आंसू बहाएगा। दरअसल देश से बाहर प्याज के निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके तहत भारत से नेपाल प्याज भेजने पर भी रोक लग गई है। उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों से होते हुए प्याज से भरे ट्रक नेपाल जा रहे थे, जिन्हें 100 नौली सीमा पर आगे बढ़ने से रोक लिया गया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बुरी खबर। एशियाई विकास बैंक ने भी जताई जीडीपी में 9% गिरावट की आशंका। जी आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस की मार के चलते चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में देश की अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आ सकती है। बैंक ने अपने अनुमान में कहा है कि देश में कोरोना के चलते आर्थिक स्थितियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और इसका असर ग्राहकों के सेंटीमेंट पर पड़ा है, जिससे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% की गिरावट आएगी। बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 में देश की आर्थिक ग्रोथ के 8% रहने की उम्मीद जताई है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कमजोर मांग का आधार होने के चलते अगले वित्त वर्ष में तेजी का माहौल रहेगा। और वहीं बता दें कि गुंडागर्दी को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे ने 2016 में पूर्व सैनिक की पिटाई का केस किया रीओपन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा से मारपीट मामले में राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब शिवसेना ने भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2016 में रिटायर्ड सेना के जवान सोनू महाजन के ऊपर हुए हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि इस मामले में तत्कालीन भाजपा विधायक और वर्तमान में सांसद उन्मेष पाटिल और उनके लोगों पर पूर्व सैनिक पर हमला करने का आरोप है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केस की जांच के आदेश देते हुए कहा कि 2016 में रिटायर्ड सेना के जवान सोनू महाजन के ऊपर हुए हमले की जांच को फिर से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल और उनके लोगों पर पूर्व सैनिक से मारपीट का आरोप है। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सोनू महाजन को न्याय नहीं दिया था। इस संबंध में मुझे कई आवेदन मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। यह अपराध 2016 में हुआ था, लेकिन तब भाजपा की सरकार थी, इसलिए उन्मेष पाटिल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।
और हमें बता दें कि 21 सितंबर से 40 और स्पेशल ट्रेनें उतरेंगी पटरी पर। रिजर्वेशन के लिए मिलेंगे 10 दिन का समय। जी हम बात कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाओं के लिए अब धीरे धीरे ट्रेनों को पटरी पर उतार रहा है। 21 सितंबर से 40 और नई स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों का ठहराव कहां होगा और किस स्टेशन से रवाना होगी, इसकी सूचना रेल मंत्रालय ने 15 सितंबर को जारी कर दी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।